अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चलकर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। मैंने जब मैट्रिक का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास किया तो मेरी इस कामयाबी पर अबूजान सबसे ज़्यादा खुश थे और उन्होंने मुझसे फरते जज्बात में पूछा कि मुझे क्या तोहफ़ा चाहिए। मैंने झट से मोबाइल फ़ोन ख़रीदने की फरमाइश कर डाली, जिसे सुनकर मेरे अब्बू ने कोई सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया, बल्कि खुशी से मेरी फरमाइश कबूल कर ली और एक हफ्ते बाद नया मोबाइल लाकर मेरे हाथ में थमा दिया। मेरी अम्मी बहुत नाराज़ हुई कि कमारी लड़कियों के लिए मोबाइल अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन मेरे अब्बू ने उनकी एक ना सुनी और मुसलसल मेरी हमायत में बोलते रहे कि मुझे कॉलेज में मोबाइल की ज़रूरत पड़ सकती है और उन्हें मुझ पर यकीन है। मैं भी अपने नए मोबाइल को लेकर बहुत खुश थी। मैंने जब कॉलेज जाना शुरू किया तो वहाँ और भी लड़कियों के पास मोबाइल थे। मुझे कॉलेज का माहौल देखकर बहुत हैरत हुई कि पता नहीं हम कौन सी दुनिया में रहते रहे। नए कॉलेज और जदीद माहौल ने मुझे दुनिया की कई नई हकीकतों से रोशनास कराया। नए लोगों में आकर नए दोस्त बनाए और नंबर के तबादले हुए। आहिस्ता आहिस्ता झिझक और डर भी जाता रहा। कुछ दिन बाद हमारे कॉलेज में आयला नामी नई लड़की ने दाखिला लिया, जो मेरे साथ ही डेस्क पर आकर विराजमान हो गई। एक रोज़ जब मैं पीरियड ख़त्म हुआ तो उसने मुझसे मेरा नाम पूछने के साथ साथ मेरा मुख्तसर तारुफ भी ले लिया। वो बहुत खुश अखलाक और बातूनी लड़की नज़र आती थी, इसलिए मैं जल्द ही उससे घुल मिल गई। ये उसका कॉलेज में पहला दिन था और मैं पढ़ाई में अच्छी थी और मैट्रिक में अच्छा नतीजा आ जाने की वजह से उस्ताज़ा की नज़र में मुझे ख़ास अहमियत हासिल थी। इसलिए सर के कहने पर मैंने आयला को पढ़ाई में हर तरह की मदद देने के लिए हामी भर ली। छुट्टी से कुछ देर पहले उसने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर मांगा कि वो घर जाकर मुझसे तसल्ली से नोट्स और पिछले लेक्चर्स जो रह गए थे सब डिस्कस करेगी। मैंने उससे अपना नंबर लिखकर थमा दिया और खुद घर आ गई। शाम में आयला ने मुझे अनजाने नंबर से अपने नाम के साथ मैसेज किया और कहा कि वो कॉल करना चाहती है। मैंने उसे हाँ में जवाबी मैसेज भेजा तो उसकी कॉल आ गई। वो काफ़ी देर तक मुझसे बातचीत करती रही और फिर शुक्रिया अदा करके फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन इतवार था और मुझे पीर के दिन कॉलेज में एक टेस्ट की तैयारी करनी थी। मैं जब किताबें लेकर पढ़ने बैठी तो मुझे याद आया कि मेरे ज़रूरी नोट्स तो आयला के पास है। मैंने फ़ौरन उसे कॉल कर दी। बैठ जाने के बाद कॉल उठा ली गई, लेकिन मोबाइल स्पीकर से आने वाली आवाज़ तो किसी मर्द की थी। मैं बहुत घबरा गई कि कहीं किसी ने मुझे अनजान आदमी से बात करते देख लिया तो ये दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मैंने फ़ौरन कॉल काट दी, लेकिन दूसरी तरफ से मुसलसल कॉल आ रही थी। मजबूरन मैंने एक मैसेज टाइप करके भेजा कि कल इस नंबर से मुझे मेरी आयला नाम की दोस्त ने कॉल की थी। दूसरी तरफ से कुछ देर बाद मैसेज मौसूल हुआ कि मैं आयला का भाई हूँ और वो बात करने के लिए मेरा ही नंबर इस्तेमाल करती है। ये मैसेज पढ़कर मेरे दिल को कदरे इत्मीनान हुआ और मेरा खौफ भी कम हो गया, लेकिन मैंने दोबारा कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन कॉलेज में आयला ने मुझे बताया कि वो अपने भाई का नंबर इस्तेमाल करती है, इसके पास अपना मोबाइल नहीं है। मैंने भी उसकी बात सुनकर मुतमिन हो गई। उस दिन के बाद अक्सर ही आयला के भाई की तरफ से फॉरवर्ड मैसेजेस मौसूल होते, जिस पर मैं भी नॉर्मल अंदाज में कोई शायरी भेज देती। कुदरत का बनाया ऐसा कानून है कि मुखालिफ सनफ में इंसान कशिश ज़रूर महसूस करता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। जो बात सिर्फ एक कॉल से फॉरवर्ड मैसेज तक चली थी, वो वक्त के साथ साथ पहले दोस्ती में और अब गहरी मोहब्बत में बदल चुकी थी, जिसमें ज़्यादा हाथ आयला का था। वो कॉलेज में हर वक्त अपने भाई की तारीफ़ें करती और उसके गुण गाती रहती, जिससे मेरे अंदर मोहब्बत की जलती धीमी आंच कुछ ज़्यादा ही भड़कने लगती। मैं दिन रात असजद से राब्ते में थी और घर वालों की तरफ से मोहतात भी। एक दिन असजद ने मुझे बताया कि जल्द वैलेंटाइन डे आ रहा है
اور وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ آج سے پہلے ہم کبھی بھی اکیلے نہیں ملے تھے۔ اسجد پر اب میں بہت زیادہ اعتماد کرتی تھی، اس لیے آسانی سے مان گئی اور کالج کے بہانے باہر ملنے کی حامی بھر لی۔ مقررہ وقت پر اسجد نے کالج کے باہر سے مجھے بائک پر بٹھایا اور کسی اچھی جگہ لے جانے کا کہہ کر چل پڑا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ مجھے نئی تعمیر شدہ عمارت میں اپنے ساتھ لے گیا اور بتایا کہ اس کے دوست بھی اس کی محبت سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہاں سے آ کر میرے دل میں کھٹکا ہوا اور میں خطرے کا سائرن بجا۔ اندر اس کے دوست بھی موجود تھے۔ میری چھٹی حس مسلسل مجھے خبردار کر رہی تھی۔ میں اسجد کے ساتھ واش روم کے بہانے گئی اور اندر خود کو بند کر لیا۔ میں نے ابو جان کو فوراً کال کر دی۔ باہر اسجد اور اس کے دوست دروازہ پیٹتے رہے، لیکن میں نے نہیں کھولا۔ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلے، تاہم جلد ہی میرے ابو پولیس کے ہمراہ وہاں پہنچ گئے۔ میں نے روتے ہوئے انہیں سب بتایا تو میرے ابو کا سر شرم سے جھک گیا۔ وہ مجھے گھر لے آئے اور موبائل بھی چھین کر توڑ دیا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ عائلہ اسجد کی بہن نہیں بلکہ پارٹنر تھی اور معصوم لڑکیوں کو ویلنٹائن ڈے پر پھانس کر رقم وصول کرتی تھی۔ میری پڑھائی چھڑا دی گئی، میرا مستقبل برباد ہو گیا، لیکن میری عزت محفوظ رہ گئی تھی، اور ایک لڑکی کے لیے عزت سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی شے نہیں ہے، جس کی مثال ایک کانچ کی چوڑی جیسی ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑ سکتی۔